लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि माइक और डेव रेड क्वीन को हील करके वहाँ से भाग आए थे और वो एंसेस्ट्रल हॉल की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रेड क्वीन उन्हें वहाँ नहीं मार पाएगी। लेकिन रास्ते में उन दोनों को कैप्रिकॉर्न डीमंस और उनकी लीडर दिखती है जो फिशेस का शिकार कर रहे थे। पर तभी उन पे कई सारे लेपर्ड्स अटैक कर देते हैं, तो माइक और डेव भी उन्हें हराने में कैप्रिकॉर्न आर्मी की मदद करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों कैप्रिकॉर्न आर्मी की लीडर के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और वो लीडर डेव को शादी के लिए प्रपोज भी कर देती है क्योंकि उसे डेव की कूलनेस बहुत पसंद आई थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में कैप्रिकॉर्न डीमन आर्मी की लीडर माइक से कहती है कि अगर डेव चाहे तो मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुन के डेव शॉक हो जाता है, जिसे देखकर कैप्रिकॉर्न लीडर को लगता है कि डेव उससे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसलिए वो अपनी बात से पलटते हुए बोलती है कि ह्यूमंस का ब्लड हमारी तरह प्योर नहीं होता, इसलिए डेव मुझसे शादी नहीं कर सकता। तभी माइक कैप्रिकॉर्न लीडर को ये समझाने लगता है कि तुम्हें ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन डेव माइक का मुंह बंद कर देता है और टॉपिक चेंज करते हुए कैप्रिकॉर्न लीडर से पूछता है कि ये कौन सी फिश है। इस पे वो लीडर कहती है कि ये रेड गोल्ड फिश है जो कि फायर एलिमेंट रखती है, लेकिन ये हमेशा ठंडी लेक्स में ही पाई जाती है। साथ ही ये सिर्फ हमारा पेट ही नहीं भरती बल्कि इनके पेट के अंदर आइस फायर नाम का ट्रेजर होता है जो कैप्रिकॉर्न डीमंस के लिए काफी कीमती होता है। साथ ही वो कैप्रिकॉर्न लीडर माइक और डेव को बताती है कि इन रेड गोल्ड फिशेस को पकड़ना उसका एक टेस्ट था। ये सुन के माइक इस बारे में पूछता है। इस पे कैप्रिकॉर्न लीडर बोलती है कि हमारे कैप्रिकॉर्न डीमंस में 10 ट्राइब्स हैं और उन सभी ट्राइब में अलग अलग टाइम पर लीडर बनने का टेस्ट होता रहता है और इस बारी का टेस्ट मेरा था जो मैंने तुम दोनों की मदद से कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद कैप्रिकॉर्न लीडर माइक और डेव से पूछती है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो। इस पे डेव मैप निकालते हुए बताता है कि हम एंसेस्ट्रल हॉल जा रहे हैं। इस पे वो लीडर उन दोनों को बताती है कि एंसेस्ट्रल हॉल में तो बहुत सारे मास्टर्स रहते हैं, लेकिन तुम दोनों वहाँ क्यों जा रहे हो। ऊपर से वहाँ तो आउटसाइडर के लिए एक ब्लड बैरियर बना हुआ है जिसे तुम्हें पार करना पड़ेगा और अगर तुमने उसे पार भी कर लिया तो तुम्हें एक पास की जरूरत पड़ेगी और अगर तुम्हारे पास नहीं हुआ तो तुम्हें मार दिया जाएगा। ये सुन के माइक चौंक जाता है। तभी वो लीडर उन दोनों को अपना पास देने लगती है क्योंकि उन दोनों ने उसकी मदद करी थी, तो माइक इसकी वजह से बहुत खुश हो जाता है। लेकिन डेव इसके लिए मना करने लगता है क्योंकि उसका मानना था कि वो बहुत कीमती है, पर फिर भी माइक वो पास ले लेता है। इसके बाद वो कैप्रिकॉर्न लीडर उन दोनों को फिशेस से निकले आइस फायर बीड्स भी दे देती है जिन्हें पैसों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। तो पैसों का नाम सुन के डेव बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर माइक इसके लिए मना करने लगता है क्योंकि उस लीडर ने पहले ही उन्हें वो पास दे दिया था। पर फिर भी डेव तुरंत वो बीड्स ले लेता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखकर वो कैप्रिकॉर्न लीडर हंसते हुए उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों के लिए कैप्रिकॉर्न डीमन क्लैन के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अगली सुबह हम माइक और डेव को देखते हैं जो बिना कैप्रिकॉर्न लीडर को बताए एंसेस्ट्रल हॉल के मेन गेट तक आ गए थे। तभी डेव बोलता है कि यहाँ का ब्लड बैरियर बहुत ही स्ट्रांग होगा, तभी यहाँ पर आसपास कोई और मॉन्स्टर नहीं है। तभी माइक डेव से पूछता है कि हम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आ गए हैं, हम आराम से भी तो आ सकते थे। ये सुन के डेव कहता है कि अगर हम उन कैप्रिकॉर्न डीमंस के साथ रहते और वहाँ रेड क्वीन भी आ जाती तो वो डीमंस खामखा हमारी वजह से मुसीबत में पड़ जाते, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अब माइक और डेव धीरे धीरे मेन गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ जैसे ही वो फर्स्ट स्टेयर पर कदम रखते हैं तो उन्हें ब्लड बैरियर की वजह से अपने आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है। लेकिन वो दोनों नहीं रुकते और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन एक टाइम पर उनका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जिसकी वजह से उन्हें चढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो माइक और डेव एक दूसरे की मदद करके ब्लड बैरियर क्रॉस कर लेते हैं, जहां क्रॉस करने पर माइक बोलता है कि अगर हमारे पास पियरलेस बीड नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि हम ब्लड बैरियर को क्रॉस कर पाते। ये सुन के डेव बोलता है कि हाँ, सच में वो ब्लड बैरियर बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। शायद हो सकता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर्स ने कुछ छुपा रखा हो जिसकी वजह से सभी मॉन्स्टर्स यहाँ आना चाहते हैं और इसलिए यहाँ पर इतनी टाइट सिक्योरिटी है। अब वो दोनों ठीक मेन गेट के सामने आ जाते हैं। तो मेन गेट का गार्ड जो 9th लेवल पर था उन दोनों से पास के बारे में पूछता है, तो वो दोनों कैप्रिकॉर्न लीडर का पास दिखा देते हैं, जिसे देखकर उस गार्ड को लगता है कि माइक और डेव फुल कैप्रिकॉर्न डीमंस है, जिसकी वजह से उनके पास हॉर्न नहीं है और वो पूरे ह्यूमन जैसे दिखते हैं। अब वो गार्ड उन दोनों को अंदर जाने देता है, जहाँ अंदर जाने पर माइक और डेव बड़ा अजीब सा नजारा देखते हैं क्योंकि वहाँ पर पूरा आसमान लाल था और वहाँ बड़े बड़े टूटे हुए स्टैचू थे।
तभी माइक और डेव उनमें से एक स्टैचू को टच करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें इल्यूजन होने लगते हैं। साथ ही उनकी आंखों से आंसू भी बह रहे थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्यों रो रहे हैं। तभी वहाँ एमा भी आ जाती है और उन दोनों को देखकर उन्हें एक ढाबे पर ले जाती है, जहाँ पहुँचने पर एमा उन दोनों से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि होली सिटी के बाद मैं तुम दोनों से यहाँ मिलूंगी। तभी माइक एमा के मंगाए हुए खाने को देखकर बोलता है कि क्या तुमने इसमें कोई जहर तो नहीं मिला रखा। ये सुन के एमा कहती है कि माना कि मैंने पिछली बार तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करा था, लेकिन मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि तुम्हारे खाने में जहर मिला दूँ। तो ये सुनकर माइक खाना खाने लगता है। तभी एमा डेव से पूछती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों को एंसेस्ट्रल हॉल के बारे में अच्छे से नहीं पता है। इस पे डेव हाँ करता है तो एमा उन दोनों को बताती है कि एंसेस्ट्रल हॉल डेमोनिक डोमेन का एक सैक्रेड प्लेस है, साथ ही हम इसे ग्रेवयार्ड भी कह सकते हैं। ये सुन के माइक हैरान हो जाता है तो एमा बोलती है कि एंसेस्ट्रल हॉल पहले एक सैक्रिफिशियल अल्टर था, जिसे डेमोनिक डोमेन के 2 बड़े राजाओं ने मिलकर बनाया था, ताकि वो पास में हुए हमारे पृथ्वी पर उस मीटरॉइड वाले इंसिडेंट को रोक सके। और उस इंसिडेंट को रोकने के लिए 7 डिवाइन बीट्स का इस्तेमाल किया गया था, जो ह्यूमंस के एंसेस्टर्स ने बनाया था, पर फिर भी वो इंसिडेंट नहीं रुक पाया, जिसकी वजह से इस प्लैनेट के कॉन्टिनेंट के साथ साथ सैक्रिफिशियल अल्टर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और 7 डिवाइन बीट्स अलग अलग जगहों पर बिखर गए। और जिन जिन मास्टर्स ने सैक्रिफिशियल अल्टर बनाने में मदद करी थी वो भी मारे गए और उनकी बॉडी के ब्लड से यहाँ एक ब्लड बैरियर बन गया। और ये बैरियर उन एंसेस्टर्स की पावर की बस एक झलक है, ताकि सभी वॉरियर्स उस झलक को देखकर उन एंसेस्टर्स जैसे बनने की कोशिश करें। साथ ही यहाँ पर लोग अपने लेवल को अपग्रेड करने भी आते हैं। ये सुन के माइक एमा से पूछता है कि क्या तुम्हें या तुम्हारे डोमेन के लोगों को भी यहाँ आने से फायदा होता है। इस पे एमा बोलती है कि हमारा ब्लड मॉन्स्टर और ह्यूमन से बना है, इसलिए हमें मॉन्स्टर अपनी तरह नहीं मानते। ऊपर से अगर ह्यूमंस यहाँ पर ज्यादा दिनों तक रहते हैं तो हमारी एनर्जी भी कम होती रहती है, इसलिए हमें 3 दिन में यहाँ से निकलना पड़ता है। इस पे डेव एमा से पूछता है कि ब्लड बैरियर की वजह से यहाँ आने वाले मॉन्स्टर्स की पावर पर लिमिट लग जाती है। इस पे एमा हाँ करते हुए कहती है कि यहाँ मॉन्स्टर्स 9th लेवल तक की पावर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुन के माइक डेव से बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर यहाँ रेड क्वीन आई तो उसका भी लेवल 9th लेवल तक ही रह जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास उसे हराने का एक चांस होगा। इसके बाद एमा उन तीनों के चारों तरफ एक बैरियर बना देती है ताकि उन्हें कोई देख और सुन ना सके। जिसके बाद वो उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों ने ब्लड बैरियर पार कर लिया, साथ ही तुम अब 8 लेवल पर भी हो, तो जरूर तुम्हारी पियरलेस बीड ने मदद की होगी। ये सुन के माइक कहता है कि तुम अब भी उस पियरलेस बीट के बारे में सोच रही हो, कहीं तुम ये बात बाकी मॉन्स्टर्स को तो नहीं बताना चाहती। ये सुन के एमा मना करते हुए कहती है कि जब इस प्लेनेट पर पास्ट में वो इंसिडेंट हुआ था तब एंसेस्टर्स के पास उस मीटरॉइड को रोकने के 2 रास्ते थे, लेकिन उन्होंने 7 डिवाइन बीट्स को चुना, पर वो फिर भी फेल हो गए क्योंकि डेमोनिक डोमेन वाले एंसेस्टर्स को इन बीट्स के बारे में अच्छे से नहीं पता था। इसके बाद एमा उन दोनों से पूछती है कि क्या तुमने कभी 7 सेंट्स के बारे में सुना है। इस पे वो दोनों हाँ करते हैं। ये सुन के एमा बोलती है कि तब तो तुम्हें ये भी पता होगा कि पियरलेस बीट का कोड तुम्हारे एंसेस्टर्स ने नहीं बनाया था। ये सुन के वो दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि पियरलेस बीट का कोड तो उन दोनों एंसेस्टर्स ने ही बनाया होगा जो उन्हें अक्सर पैरेलल वर्ल्ड में दिखते हैं। इसलिए वो दोनों एमा से इस बारे में और पूछते हैं। ये सुन के एमा कहती है कि 7 सेंट्स का नाम सुन के तुम्हें लगता होगा कि वो 7 पावरफुल लड़कियां हैं, लेकिन असल में वो 8 थी, क्योंकि हमारे सिल्वर लोटस क्लैन की लेडी असल में ट्विंस थी। लेकिन उन दोनों ने इस बारे में किसी को नहीं बताया और अपने आप को सिंगल पर्सन ही शो करा। ये सुन के माइक वो एमा का बनाया हुआ बैरियर देखते हुए कहता है कि तुम्हारे क्लैन के पास एक ऐसी पावर है जिससे तुम एक पर्टिकुलर प्लेस को बाकी दुनिया से अलग कर सकते हो, तो कहीं वो पियरलेस बीट की पावर के पीछे तुम्हारे क्लैन का ही तो हाथ नहीं था। इस पे एमा हाँ करते हुए कहती है कि पियरलेस बीट का कोर उन दोनों सेंट्स के हार्ट से ही बना है और इसलिए मुझे वो पियरलेस बीट चाहिए, क्योंकि उसके अंदर हमारे एंसेस्टर्स का ब्लड है और इसलिए ही मैंने तुम दोनों को होली सिटी में इतना परेशान करा था, पर मैं उस बात के लिए बहुत ही शर्मिंदा हूँ। ये सुन के डेव एमा से पूछता है कि तो आखिर तुम्हें हमसे क्या चाहिए। इस पे एमा बोलती है कि तुम मुझे वो पियरलेस बीट दे दो, क्योंकि वो बीट हमारी एंसेस्टर्स के ब्लड से बना है और हम ही उसे फुल पावर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुन के डेव एमा से पियरलेस बीट एक्टिवेट करने का स्पेल पूछता है, लेकिन इस बारे में एमा को कुछ नहीं पता था। तो डेव उससे बोलता है कि जब तुम उस बीट को एक्टिवेट करना ही नहीं जानती तो तुम ये कैसे बोल सकती हो कि तुम उस बीट को हमसे ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हो।
तभी माइक भी इस बात से एग्री करते हुए बोलता है कि हम उस फियरलेस बीट को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकते। ऊपर से हम तुम पर ट्रस्ट क्यों करें? तुम ही वो हो जिसने होली सिटी में हम पर हथकड़ी लगा के हमें परेशान करा था। ये सुन के एमा माइक से कहती है कि क्यों ना तुम मुझे वो फियरलेस बीट दे दो और बदले में मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये सुन के डेव शॉक हो जाता है और उसके मुंह से सारा पानी निकलकर माइक के मुंह पर गिरता है, जिसकी वजह से माइक को गुस्सा आता है। आगे डेव एमा से बोलता है कि तुम तो सिल्वर लोटस क्लैन की सेंट हो और मैंने तो सुना है कि वहाँ की सेंट शादी नहीं कर सकती। इस पे एमा कहती है कि अगर तुम मुझे वो फियरलेस बीट देते हो तो मैं वो रूल तोड़ने को तैयार हूँ। इसके बाद एमा डेव को भी शादी का प्रपोजल देती है, लेकिन डेव ये कहते हुए मना कर देता है कि मैं एक बच्ची से शादी नहीं कर सकता। ये सुन के एमा माइक की तरफ देखने लगती है तो माइक उससे कहता है कि मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि असल में मेरी गर्लफ्रेंड रेड क्वीन है जो तुमसे कई ज्यादा ब्यूटीफुल है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसी वक्त वहाँ रेड क्वीन आ जाती है और बैरियर होने के बाद भी ये सब सुन लेती है, जिसके बाद वो उस बैरियर को तोड़कर एमा को वहाँ से जाने को बोल देती है। तो एमा भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है, क्योंकि बैरियर टूटता देख उसे रेड क्वीन की पावर का अंदाजा हो गया था। अब रेड क्वीन माइक से पूछती है कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या बोला था। इस पे माइक बहाने बनाते हुए वो बात टाल देता है और रेड क्वीन से कहता है कि ये एंसेस्ट्रल हॉल है और तुम हमें यहाँ कुछ नहीं कर सकती। ये सुन के रेड क्वीन कहती है कि ये बात मुझे पता है, मैं यहाँ बहुत पहले से ही आई हुई हूँ। तभी रेड क्वीन वहाँ पड़े खाने को देखने लगती है, लेकिन उसे वो खाना पसंद नहीं था, इसलिए माइक और डेव उसके लिए अच्छा खाना मंगवाते हैं। जिसके बाद रेड क्वीन एक के बाद एक बहुत सारे खाने के कटोरे और कैप्रिकॉन लीडर के दिए हुए वो मार्बल्स खत्म कर देती है, जिसकी वजह से होटल का सारा खाना खत्म हो जाता है। तो माइक एंड में अपनी वाइन भी रेड क्वीन को दे देता है और मन में सोचता है कि ये कितने जन्म से भूखी है। इसके बाद वो रेड क्वीन से बोलता है कि तुम्हें शायद नहीं पता होगा, पर जब तुम इंजर्ड थी तब हमने ही तुम्हें बचाया था। इस पे रेड क्वीन कहती है कि मैं एंसेस्ट्रल हॉल में 10 दिनों से हूँ और मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आई थी, बल्कि मुझे तो यहाँ कुछ ऐसी चीज ढूंढनी थी जिससे मैं अपना लेवल बढ़ा सकूँ। लेकिन जब मैं यहाँ पहुंची तो मुझे पता चला कि जो चीज मेरा लेवल बढ़ाने में हेल्प कर सकती थी वो अब मेरे किसी काम की नहीं है और ये सब सिर्फ तुम दोनों की वजह से हुआ है। ये सुन के माइक रेड क्वीन से पूछता है कि इसमें हमारी क्या गलती है, पर तभी उसे याद आ जाता है कि ऐसा शायद उस रात हुआ होगा जब अचानक से उन दोनों की एनर्जी रेड क्वीन में जा रही थी, जब वो दोनों रेड क्वीन को हील कर रहे थे। अब माइक रेड क्वीन से बोलता है कि हम तुम्हें सच तो बताना चाहते हैं, पर तुम हमारी बातों पर विश्वास नहीं करोगी। इस पे रेड क्वीन कहती है कि उस दिन के बाद से मैं तुम दोनों को सेंस नहीं कर पा रही हूँ और मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम दोनों मुझे यहाँ मिलोगे। इसके बाद रेड क्वीन उन दोनों को अपने साथ चलने के लिए बोलती है, तो वो दोनों भी उसके पीछे पीछे एक जगह आ जाते हैं जहाँ एक बहुत बड़ी आंट का स्टैचू था। तभी माइक धीरे से डेव को कहता है कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी खतरा महसूस हो तो हम दोनों को यहाँ से टेलीपोर्ट कर देना। इस पे डेव माइक से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अब हमें इससे खतरा है। तभी रेड क्वीन उन दोनों से बोलती है कि ये स्टैचू मेरे एंसेस्टर्स का है और मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। इस पे माइक बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सुना है कि तुम्हारा क्लैन एक दूसरे को ही खा जाता है। ये सुन के वो रेड क्वीन कहती है कि ऐसा जरूर तुम्हें लाइफ ऑफ स्टोन वाले क्लैन के एल्डर्स ने बताया होगा, लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब ये बोलकर वो रेड क्वीन माइक और डेव के आसपास बैरियर बनाने लगती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।